नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। तो आज हम लोग इंटरनेशनल कस्टम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजन, ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लॉ देखेंगे और फिर लैंडमार्क केसेस एंड जजमेंट्स को देखेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे जिसमें मैंने बताया है सोर्सेस ऑफ लॉ होता क्या है, सोर्सेस ऑफ लॉ होता क्या है। और सोर्सेस ऑफ लॉ में मैंने आपको बताया था, एक तो प्राइमरी सोर्सेस होता है, एक सब्सिडियरी सोर्सेस होता है। प्राइमरी सोर्सेस में पहला होता है कन्वेंशन या फिर ट्रीटीज़, कन्वेंशन या फिर ट्रीटीज़। दूसरा कस्टम, और तीसरा है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कन्वेंशन और ट्रीटी में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में दिया हुआ है। अभी वाले वीडियो में हम कस्टम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और जो दो सेकेंडरी सोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल जुडिशियल राइटिंग और जुडिशियल डिसीजन। तो पहला हो जाएगा जुडिशियल डिसीजन, ये 4 नंबर पे आएगा जुडिशियल डिसीजन। और 5वें नंबर पे आ जाएगा ज्यूरिस्टिक राइटिंग, 5वें नंबर पे आ जाएगा ज्यूरिस्टिक राइटिंग। ये ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज इंटरनेशनल कोर्ट्स इन ऑर्डर को ही फॉलो करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंटरनेशनल कस्टम को समझते हैं। कस्टम होता क्या है? कस्टम बेसिकली अगर कोई स्टेट किसी काम को, किसी कंडक्ट को बार बार करती है और बार बार करने के साथ साथ उस कंडक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है एज अ लॉ, उस कंडक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है एज अ लॉ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं इम्यूनिटी टू फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डिप्लोमेट की इम्यूनिटी एक ऐसा काम है जो एक स्टेट बार बार कर रहा है, और ना सिर्फ एक स्टेट कर रहा है। सपोज इंडिया है तो इंडिया भी कर रही है, फॉरेन डिप्लोमेट को इम्यूनिटी दे रही है, चाइना भी दे रही है इम्यूनिटी। तो ये ऐसा काम है जो कि स्टेट रिपीटेडली कर रही है एंड दे आर एक्सेप्टेड इट एज अ लॉ। नेक्स्ट, इनोसेंट पैसेज ऑफ फॉरेन शिप्स इन द सी, फॉरेन शिप्स को इनोसेंट पैसेज मिलता है। और इंटरनेशनल कस्टम, दिस इज़ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सबसे पुराना सोर्स ऑफ लॉ यही था, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नाउ इसेंशियल्स, दो इसेंशियल्स हैं दोस्तों इंटरनेशनल कस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये दोनों इसेंशियल फुलफिल होने ही चाहिए। पहला है स्टेट प्रैक्टिस और दूसरा है ओपिनियो ज्यूरिस। स्टेट प्रैक्टिस का मतलब होता है रिपीटेड कंडक्ट दिखना चाहिए स्टेट के द्वारा, स्टेट उस काम को बार बार करे, दिस इज रिपीटेड कंडक्ट बाय द स्टेट्स। ओपिनियो ज्यूरिस, बार बार करने के साथ साथ स्टेट को ऐसा लगे और स्टेट ऐसा बिलीव करे या फिर बिहेव करे कि ये जो कंडक्ट है ये क्या है, लीगली ऑब्लिगेटरी है। अगर स्टेट ऐसा बिलीव करती है तो यहाँ पे ओपिनियो ज्यूरिस इस्टेब्लिश हो जाता है। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं दोस्तों, स्टेट प्रैक्टिस और ओपिनियो ज्यूरिस, तो स्टेट प्रैक्टिस प्लस ओपिनियो ज्यूरिस भी अगर प्रूव हो गया तो यह कंडक्ट क्या हो जाएगा, कस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कस्टम हो जाएगा। बिना ओपिनियन ज्यूरिस के यह बस एक हैबिट है या फिर यूसेज आप कह सकते हैं, ये एक लॉ नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर कस्टम एज अ कंडक्ट, कस्टम एज अ बिहेवियर स्टेब्लिश हो जाता है तो दिस क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट्स। यह प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को, यह डेवलप करती है ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, और अप्लीकेबल है। अगर कोई मान लेते हैं कोई आज नया कंट्री बनता है, उस कंट्री पे बाय डिफ़ॉल्ट अप्लीकेबल है कि वो फॉरेन डिप्लोमेट को इम्यूनिटी देगी। तो अगर ट्रीटी नहीं है तब भी स्टेट इसको फॉलो करती है। कुछ बातें देखें दोस्तों, ये जो कस्टम होता है ये लॉन्ग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का रिजल्ट है। हम हिस्टोरिकली इवॉल्व हुए हैं, हम समय के साथ आगे बढ़े हैं, और ये हमारे लॉन्ग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का क्या है, प्रूफ है। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 क्लॉज बी ऑफ आईसीजे कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, 38 क्लॉज 1 क्लॉज ए यह कन्वेंशन को एज अ सोर्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज करती है। अब कस्टमरी लॉ डेवलप कैसे होता है, इनका क्या स्टेज है? तो स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कस्टमरी लॉ को देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी स्टेट रिपीटेड एक्शन कर रही है, रिपीटेड कंडक्ट दिखा रही है। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेट्स, मान लेते हैं इंडिया बार बार रिपीटेडली इस कंडक्ट को दिखा रही है, प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेट्स को दिखा रही है। दूसरे स्टेट भी वैसा ही काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना भी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन डेवलपमेंट कर रहा है, अमेरिका भी वैसा ही कर रहा है, नेपाल भी ऐसा ही कर रहा है।
मतलब दूसरे स्टेट भी सिमिलर लाइन पे बिहेवियर शो कर रहे हैं, और ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, लॉन्ग पीरियड्स, हैबिट्स फॉर लॉन्ग पीरियड। फॉर एग्जांपल 1800 सेंचुरी में भी ऐसा चल रहा था, 1900 सेंचुरी में भी ऐसा चल रहा था, और आज भी 2026 में भी ये ऐसा चल रहा है। तो यह एक ऐसा कंडक्ट है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो अगर कोई कंडक्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है तो अब ये हो गया यूसेज। अब ये क्या बन गया दोस्तों? यूसेज। और यूसेज में अगर बिलीफ हो, क्या बिलीफ हो? लीगल ऑब्लिगेशन का। ये बिलीफ जिसे हम ओपिनियो जूरिस भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओपिनियो जूरिस। आपके ओपिनियन में ये जूरिस आपको लीगल ऑब्लिगेशन लग रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? दैट यूसेज विल बिकम कस्टम। या यूसेज क्या बन जाएगा? कस्टम बन जाएगा दोस्तों। कस्टम को प्रूव किया जा सकता है, कस्टम इंटरनेशनल कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है बाय डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस। डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है, सपोज यहाँ पे आपके पास इंडिया है और आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान है, तो इनके बीच में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट, फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो इंटरनेशनल कंडक्ट और बिलीफ को दिखाती है, वहाँ से भी आप कस्टम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रूव कर सकते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट से, ऑफिशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है सपोज प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया, प्रेसिडेंट ने कोई स्टेटमेंट दिया इन एनी इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया, तो यह स्टेटमेंट भी एज ए एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। स्टेटमेंट्स ऑफ द डेलीगेट्स, फॉर एग्जांपल डेलीगेट्स का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट कोई स्टेटमेंट दे रहा है, दैट स्टेटमेंट कैन बी यूज एज ए एविडेंस ऑफ कस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को देखेंगे। सपोज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ होता क्या है? एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल्स होता है जो हर लीगल सिस्टम में, हर नेशनल लीगल सिस्टम में क्या होता है? कॉमन होता है। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह आपको कॉमन दिखेंगे। वो प्रिंसिपल्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। पहले आप ये देखें कि इन प्रिंसिपल्स को 38 क्लॉज 1 क्लॉज सी ऑफ आईसीजे में रिकग्निशन मिला है। और ये कब यूज़ होता है दोस्तों? अगर किसी मैटर पर, किसी डिस्प्यूट पर इंटरनेशनल ट्रीटी से काम नहीं बन पा रहा, इंटरनेशनल कस्टम से भी काम नहीं बन पा रहा, बोथ फेल्स टू आंसर, तब कोर्ट अप्लाई करती है इस लॉ को, तब कोर्ट इस जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को अप्लाई करती है। अब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है, देखिए। पहला है गुड फेथ, स्टेट मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, स्टेट को ऑनेस्टली एक्ट करना चाहिए। इक्विटी, जस्टिस और फेयरनेस आपको देखना पड़ेगा। रेस जुडिकेटा, एक मैटर जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, आप उसको दोबारा से ओपन नहीं कर सकते, दिस इज रेस जुडिकेटा। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अगर कोई ऐसा राइट जो कि बहुत लंबे समय से कंटिन्यूअस चलता आ रहा है, आपने उसको अनकंटेस्टेड, आपने उसको रोका नहीं है, कंटेस्ट नहीं किया, तो अब आप उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप उस पर उसको इन्वोक नहीं कर सकते हैं। स्टॉपल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो ये बोलता है वन कैन नॉट डिनाई इफ़ अनदर रिलाइड ऑन इट। अगर कोई दूसरा व्यक्ति रिलाइड है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जुडिशियल डिसीजंस बेसिकली जजमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स के जजमेंट। और अगर किसी डिस्प्यूट में ट्रीटी काम नहीं आई, किसी डिस्प्यूट में कस्टम काम नहीं आया, इन जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ काम नहीं आया, तो अब कोर्ट देखेगी जुडिशियल डिसीजंस को इसलिए देखेगी क्योंकि ये डिसीजंस हेल्प करती है और क्लैरिफाई करती है इंटरनेशनल लॉ को। इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं दोस्तों, बहुत सारे कोर्ट हैं, मैंने यहाँ 2 लिखा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स यानी कि आईसीसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं। आर्टिकल 59 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका स्टैट्यूट क्या बोलता है कि एक आईसीजे का जो जजमेंट है इट इज़ बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर केस। उन्हीं पार्टी पे बाइंडिंग है जो पार्टी उस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व हैं। आईसीजे, इसका मतलब आईसीजे स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं है अपने प्रेसिडेंट से। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे लगता है, ये बोलते हैं हम अपने पिछले प्रेसिडेंट से बाउंड नहीं हैं। पिछला प्रेसिडेंट उन्हीं पार्टी पे लगता है जो पार्टी उस केस में इन्वॉल्व थी, बट हाँ एज ए एडवाइजरी ओपिनियन कोर्ट वहाँ रेफर कर सकती है। जुडिस्टिक राइटिंग्स दोस्तों, ये बेसिकली ओपिनियन और राइटिंग होता है ऑफ हाईली क्वालिफाइड जुरिस्ट, बहुत ही तेज़ दिमाग वाले जुरिस्ट होते हैं और स्कॉलर्स होते हैं। इनके ओपिनियंस और राइटिंग्स को भी रेफ़र किया जाता है अगर कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है तो, बिकॉज इनके ओपिनियंस और राइटिंग्स कोर्ट्स को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड लीगल प्रिंसिपल्स। कुछ फेमस स्कॉलर्स हैं दोस्तों, देखें ह्यूगो ग्रोसियस, इन्हें फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी बोला जाता है। ओपेनहायम,
और फिर ब्राइडली, दे आर फेमस स्कॉलर्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दे इट क्लैरिफाई लीगल प्रिंसिपल्स, इट इंटरप्रेट ट्रीटीज, इट इन्फ्लुएंस कोर्ट्स, इट असिस्ट इन कोडिफिकेशन ऑफ एनी न्यू स्टैच्यूट, और एग्जिस्टिंग स्टैच्यूट में अगर कुछ कमियां हैं तो ये भी ठीक करती हैं। कुछ मॉडर्न सोर्स हैं दोस्तों जिसे रिकग्नाइजेशन में अभी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कलेक्टिव ओपिनियन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट्स। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं इनका एक कलेक्टिव ओपिनियन होता है और इनके कलेक्टिव ओपिनियन को रिजोल्यूशन बोलते हैं। निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन बी यूज्ड टू प्रूव कस्टमरी लॉज। ठीक है दोस्तों, अब लैंडमार्क केसेस को देखते हैं। सबसे पहला लैंडमार्क केस है हमारे पास पुर्तगाल वर्सेस इंडिया 1960। इसे राइट ऑफ पैसेज केस भी बोला जाता है। फैक्ट देखें दोस्तों क्या है। पुर्तगाल का कंट्रोल था इंडिया में दमन, दादरा और नगर हवेली के ऊपर। अब इंडिया में इनका कंट्रोल था इन तीन जगह पे, और यहाँ पर जाने आने के लिए इन्हें इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करना पड़ता था, इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करना पड़ता था। और ये क्रॉस ये बहुत सालों से कर रहे थे 1600 में ये आए हुए थे और फिर बहुत सालों से ये क्रॉस कर रहे थे। बट क्या हुआ 1954 में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा, और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के कारण इंडिया ने इनके पैसेज पे लगा दी रिस्ट्रिक्शन। पुर्तगाल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल कर दिया और कहा कि यहाँ पे इनका हिस्टोरिकल और कस्टमरी राइट है और ये वायलेट हो रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने इशू था कि क्या पैसेज ऑफ द पुर्तगाल थ्रू इंडियन टेरिटरी एक कस्टमरी राइट है, और क्या इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ बिटवीन टू स्टेट्स एग्जिस्ट करता है। जजमेंट्स आया, इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कस्टम एग्जिस्ट कर सकता है बिटवीन टू स्टेट्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, और पुर्तगाल का कस्टमरी राइट है, बट किस चीज़ के लिए है? प्राइवेट पर्सन के लिए है, सिविल ऑफिशियल्स के लिए है और गुड्स के लिए है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं है, आर्म्ड पुलिस के लिए नहीं है और वेपन्स के लिए नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट केस है कोलंबिया वर्सेस पेरू जो कि 1950 का, जिसे असाइलम केस भी बोला जाता है। यहाँ एक रिबिलियन हुआ, और यहाँ जो रिबल लीडर थे वो थे विक्टर रॉल हाया डी ला तोरे। पेरू गवर्नमेंट इनको अरेस्ट करना चाहती थी, बट कोलंबिया ने क्या किया, इन्हें डिप्लोमेटिक असाइलम दिया, डिप्लोमेटिक असाइलम अपने पास रख लिया और इन्हें पॉलिटिकल ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया। पेरू को बोला कि इन्हें सेफ कंडक्ट दो तुम अपने तरफ से, ताकि ये आसानी से पेरू छोड़ दे। पेरू मना कर दिया, पेरू बोला भाई हम नहीं देंगे, और पेरू कहाँ चला गया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो सवाल उठता है आईसीजे के सामने, क्या कोलंबिया अपने मन से यूनिलैटरली डिसाइड कर सकता है कि ऑफेंस पॉलिटिकल है, और क्या पेरू लीगली बाउंड है सेफ कंडक्ट देने के लिए? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला नहीं, कोलंबिया यूनिलैटरली डिसाइड नहीं कर सकता कि ऑफेंस पॉलिटिकल है, पहली बात। दूसरा, पेरू बाउंड नहीं है सेफ कंडक्ट देने के लिए, और पेरू इस केस में क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों यहाँ हमने सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ को खत्म किया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट दोस्तों।